ये इतिहास का तीसरा क्वेश्चन है जो कि अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। वह क्वेश्चन है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। साम्यवाद के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि साम्यवाद है क्या। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं कि यह एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, पता है कि रूस में वही जो अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, ठीक है, उसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। आपको हम पहले से बता चुके थे। रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था ने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पूंजीपतियों एवं कुलीन वर्ग का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। इसने किसका प्रभुत्व समाप्त कर दिया था? पूंजीपतियों का। किसका समाप्त कर दिया था? पूंजीपतियों का। ठीक है, और कुलीन वर्ग का प्रभुत्व समाप्त कर दिया था। इस प्रकार नई व्यवस्था में कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी गई। पूंजीपति और कुलीन वर्ग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया। उसके बदला में जो संपत्ति थी, कौन सी भूमि थी? कृषि भूमि थी। उसको कहाँ बांट दिया गया? तो राज्य में बांट दिया गया। कहाँ बांट दिया गया? राज्य की संपत्ति घोषित कर दी गई। और राज्य की संपत्ति घोषित करने के बाद जो है यह संपत्ति को किसानों में बांट दिया गया। किस में बांट दिया गया? किसानों में बांट दिया गया। किसानों को अतिरिक्त उत्पादन नियत दर पर राज्य को सौंपनी होती थी। किसानों को अतिरिक्त उत्पादन, जो भी उत्पादन होता था उसको किसको देना पड़ता था? राज्य को देना पड़ता था। तो इस प्रकार जो है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, आप लोग समझ गए कि जो भी पूंजीपतियों का संपत्ति था, जो जमीन था, उसको किसके बीच में बांट दिया गया? सिंपल आप लोग जान लीजिए कि वह किसानों के बीच में बांट दिया गया। ठीक ना, पूंजीपतियों और कुलीन वर्ग के का जो जमीन था उसके जमीन को राज्य का जमीन घोषित कर दिया गया। संपत्ति को राज्यों की संपत्ति घोषित कर दी गई और वह संपत्ति जो है किसानों में बांट दी गई। और जो किसान उपज करता था, जो उत्पादन करता था, उसको किसको नियत दाम पे बेचता था? तो राज्यों को बेचता था। इस तरीका से किसानों की स्थिति साम्यवादी व्यवस्था में कैसी होने लगी थी? अच्छी होने लगी थी। फिर आते हैं हम लोग, इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता था कैसे। ठीक है, आप जान लीजिए कि मार्क्सवादी सिद्धांत में जो है पूंजीपति वर्ग को के तरफ से बोला जाता था, है ना। और जब लेनिन को यह लगा कि नहीं, केवल साम्यवादी विचारधारा के आधार पे रूस की स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता है, किसकी स्थिति को? रूस की स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है, तब उसने मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता किया। और इस तरीका से इसको एक नई आर्थिक नीति या मार्क्सवादी नीति के साथ समझौता कहा जाता है। ठीक है, हम जो समझाते हैं उसको आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार सुन लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए। खास करके यह मेरा जो है टॉपिक जो भी रहता है, हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो बिहार बोर्ड से संबंधित पढ़ा रहे हैं। तो बिहार बोर्ड में हम इस ढंग से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कम से कम 60 से 70 नंबर तो आना ही चाहिए। ऊपर जाए लेकिन उससे कम नहीं है। हम लोगों का एक ही कोशिश है कि आप लोग का हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स है। ठीक है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत, इसको हम समझा दिए। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह कुशल से सामाजिक चिंतन तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। ठीक है, लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक, अच्छे विचार रखता होगा कि हमारे देश का कैसे उद्धार हो, उत्थान हो। वह एक कुशल सामाजिक चिंतक था। कौन था? समाज के लिए वह हमेशा क्रियाशील रहता था, चिंता करता था। व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था, वह राजनीति में अपना व्यवहार को बना के रखता था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह साम्यवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारे पूंजीपति दुनिया से टकराना संभव नहीं है। ठीक है, ट्राटस्की जो है किससे टकराना चाहता था? पूंजीवादी व्यवस्था से। अगर पूंजीवादी व्यवस्था से टकराया जाता तो रूस क्या हो जाता? खत्म हो जाता। इसलिए लेनिन ने बीच का नियम अपनाया। ठीक है, साम्यवादी को भी लागू किया और मार्क्सवादी को भी अपनाया। इस तरीका से उसने एक नया, पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं था जैसा कि ट्राटस्की चाहता था। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। इस प्रकार नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था।
इस तरीक़ा से आप लोग जो है हम जिस टॉपिक को बताते हैं उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार या 10 बार सुन लीजिएगा, तो आपको निश्चित है कि याद करे या ना करे, लेकिन आपको याद जरूर हो जाएगा। बस आपको लिखने आना चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए और आप हर क्वेश्चन को आराम से लिख के आइएगा। प्रथम विश्व, यह मेरा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, या 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा या 5 नंबर का भी पूछ सकता है। जो भी हम बताते हैं वह 1, 2, 3, 4 और 5 सभी नंबर में बता देते हैं, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन आर्ट्स का हो, मैथमेटिक्स का हो, या अभी हम लोग साइंस 3 ही सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे ऑल सब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे। हम लोग इसमें सोच रहे हैं कि इंटर के आर्ट्स और कॉमर्स को लेके चलें, ठीक है। तो आप लोग को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर हो तो। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कब हुआ था? 1914 से 18 ईस्वी में हुआ था। 14 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और 1918 ईस्वी में हुआ। इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट भी किया था। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जो है अमेरिका अपने अस्तित्व में आया, ठीक है। क्या आया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अस्तित्व में आया। खैर हमको अभी अमेरिका के इतिहास को नहीं पढ़ना, हमको रूस को पढ़ना है, इसलिए हम लोग रूस पे जा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ, ठीक है। रूस किसके साथ? मित्र राष्ट्रों के साथ, क्योंकि यहाँ का जो राजा था जार, आपको पता है कि राजा को जार कहा जाता था। जार जो था वह, उसको युद्ध में नहीं जाना चाहिए था, फिर भी उसने पार्टिसिपेट कर लिया। किसको? इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। पहले भी बताया, जनता को वो उलझाने के लिए, किसको उलझाने के लिए? जनता को उलझाने के लिए उसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। यह उसका बहुत बड़ा गलती था, उसको उसमें भाग नहीं लेना चाहिए था। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। किसकी हार हो रही थी? रूसी सेनाओं की, क्योंकि इसके पास अच्छे हथियार नहीं थे, ना ही भोजन की सुविधा थी, ठीक है। ये सब इनके पास नहीं था, तो युद्ध में जीता कैसे जाएगा, ठीक है। इधर युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान संभाल लिया। एक तो इनके पास अच्छे औजार नहीं थे, अच्छी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। यह जनता को भुलाने के चलते इसमें उलझ गया, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया। और दूसरा, यह गलती क्या किया जार निकोलस ने कि इसने युद्ध की कमान खुद ही संभाल ली। अगर युद्ध का संभाल जार निकोलस संभालेगा तो फिर जनता को कौन देखेगा और यहाँ का जो प्रशासन है उसको कौन देखेगा? उसने यह नहीं सोचा, बल्कि उसने क्या किया, सेना का कमान खुद ही संभाल लिया। यह इसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब इसका क्या परिणाम हुआ कि दरबार खाली हो गया तथा उसकी जो अनुपस्थिति थी उसमें जरीना तथा कथित गुरु राजपुतिन ने षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। इन लोगों को क्या मिल गया? इन लोगों को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। किसी घर में कोई आदमी रहता है, अगर उसका मेन मालिक नहीं हो तो षड्यंत्र होगा ही। तो ये तो राज दरबार ही था। यहाँ पे क्या हुआ कि इसी की रानी थी और राजगुरु थे, इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय तो निश्चित हो गई, क्योंकि उसके पास औजार नहीं था, एक बात जान लीजिए। दूसरा था कि वह उसने खुद ही कमान संभाला था। तीसरा था कि उसका राज दरबार खाली हो गया था। चौथा था कि जरीना उनकी जो राज दरबार में उनकी पत्नी थी और जो राजगुरु थे राजपुतिन, इन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था, ठीक है। मौका मिल गया और उसके साथ ही राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। इस तरीके से आप ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको इसको हम यही बोलेंगे कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर लिखना है तो लिख लीजिए, अगर रटना है तो रट लीजिए, नहीं तो हम जितना पढ़ाते उसको सुन भी लीजिएगा 2 से 4 5 बार, तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा।